नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। देश की राजनीति में आजकल जातिगत सेंसस यानी जातियों की जनगणना ट्रेंड कर रही है। इसीलिए आज हम कौन जात हो वाली इस राजनीति को डिकोड करेंगे। जाति की जनगणना से सोशल इंजीनियरिंग को साधने का फॉर्मूला क्या है, जाति के रजिस्टर में कितना सियासी वजन है, इससे कौन सी पार्टी खुश है, कौन बेचैन, कौन अपनी सियासत में धार लगा रहा है, इस पॉलिटिक्स की पूरी पिक्चर आज समझिएगा। खबरदार का फोकस इस मुद्दे पर रहेगा। पिछले साल गलवान में चीन को भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया था। भारत हमेशा इस टकराव के बारे में बात करते हुए मुखर या अंग्रेजी में कहें तो बोल्ड रहा, जबकि चीन सच छुपाता रहा और प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए अपनी बहादुरी साबित करने की कोशिश करता रहा। चीन ने 45 सेकंड का एक वीडियो यह सोचकर जारी किया था कि इससे उसके सैनिकों की छवि सुधरेगी और वो अपनी झूठी बहादुरी और शान को साबित कर सकेगा, लेकिन वीडियो में चीन ने खुद ही अपनी बेइज्जती करवा ली। आपको हैरानी होगी कि शी जिनपिंग ने बाकायदा ऐसे वीडियो जारी करने के लिए एक सेंट्रल प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। हो सकता है यह वीडियो उसी डिपार्टमेंट ने आगे बढ़ाया। ऐसे में वीडियो के उल्टे असर के बाद पूरे डिपार्टमेंट को शी जिनपिंग से बहुत डांट पड़ने वाली। आज चीन की पोल खोलने वाले इस वीडियो का विश्लेषण करेंगे और आपको चीन के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट का बायोडेटा दिखाएंगे। इसके बाद आपको उस एयरबेस के बारे में बताएंगे जो भारत के लिए एक अलार्म है। कोरोना के समय में चीन को बहुत रास आया है। जब दुनिया कोरोना से निपटने में व्यस्त रही, तब चीन ने एयरबेस बनाकर मध्य एशिया में दबदबे की तैयारी कर ली। चीन के एयरबेस और अंडरग्राउंड अड्डे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिएगा। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं, भारत को जल्द ही हार्पून मिसाइल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका ने एंटी शिप हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल को सबसे सफल एंटी शिप मिसाइल माना जाता है। इसे करीब 30 देश इस्तेमाल करते हैं। भारत के साथ अमेरिका की यह डील करीब 609 करोड़ रुपए की है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई उपकरण दिए जाएंगे और इस डील का कूटनीतिक संकेत यह है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती आई। जातियों पर सत्ता के खेल से हमेशा ही भारतीय राजनीति का पाला पड़ता रहा है। जातियों की इसी राजनीति का एक मुद्दा है जाति जनगणना। वैसे है तो यह बहुत पुराना मुद्दा, लेकिन इस पर अब फिर से नई धार लगाने की कोशिश हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना पर केंद्र सरकार के सामने राजनीति का धर्म संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस मुद्दे को तूल देकर बिहार की पूरी राजनीति साध ली है। यूपी की राजनीति भी इस मुद्दे पर चमक उठी है। नीतीश ने जाति जनगणना को राजनीति के विमर्श में ऐसे समय में झोंक दिया है जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना न कराने का फैसला कर लिया था। कौन जात हो, ये सवाल सरेराह भले न पूछा जाए, लेकिन राजनीति से जरूर पूछती है। चुनाव दर चुनाव समीकरण बनते हैं जातियों के। जातियों पर सत्ता के खेल होते हैं, सियासी गुणा भाग लगाए जाते हैं। लेकिन भारत में जातियों का जो रजिस्टर है वो 90 साल पुराना है। इसलिए जातियों की फिर से गिनती का सवाल उठता रहा है। लंबे समय बाद अब की बार जाति जनगणना का सुर एनडीए के ही पार्टनर नीतीश बाबू ने साध लिया है। आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा, कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं। ये सभी के हित में, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई तनाव नहीं है, समाज में खुशी होगी। और ये अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी तबके के लोगों का जो जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबका सेटिस्फैक्शन होगा, ये जान लीजिए। नीतीश कुमार जाति जनगणना का ये दाव ऐसे समय में चल रहे हैं जब केंद्र सरकार ने 2021 की जनगणना में जातियों को गिनवाने के फैसले से इनकार किया है। लेकिन नीतीश कुमार जोर लगा रहे हैं कि सरकार उनकी बात मान ले। गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगाने की तैयारी है। सोमवार को नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर से एक मेमोरेंडम उनको दिया है जिसमें हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर फिर चर्चा करेंगे। आप लोगों का भी जो पक्ष है वो सही है, कुछ और भी तर्क है जो जिस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जब भी आप बात करने के लिए बुलाएंगे हम लोग हाजिर हैं, लेकिन
हमारी मांग जातिगत, जाति आधारित जनगणना की है। नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभालने के बाद के वर्षों में अति पिछड़ा के दांव से खुद को मजबूती दी, लेकिन 2020 के बिहार चुनाव में नीतीश उतने मजबूत नहीं रहे जितने वो हुआ करते थे। अब नीतीश ने उस मुद्दे को छू लिया है जिसमें 1990 की मंडल की राजनीति का अगला अध्याय लिखने की कुव्वत है। और इसी दांवपेच में नीतीश 30 जुलाई को अपने विरोधी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी मिलाए थे। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? आखिर डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है यहाँ भी और केंद्र में भी। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि भाई बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सब लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलके ये प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। जाति जनगणना की मांग ने फिर जोर पकड़ा है तो ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश 2020 में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां जातीय आधार पर राजनीति की नींव खोजने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी जातीय जनगणना को फिर से एनडीए में लौटने की एक शर्त के तौर पर गिना दिया है। मेरी जो लड़ाई है बीजेपी से, वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है, कॉलम बना करके सभी जातियों की जातिवार जनगणना का पहले ये चीजें बीजेपी लागू करे। आपके जो डिमांड से अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं। पहले मान तो ले करे, घोषणा करे, उसको कानून का रूप दे, उसको तब विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, जातियों का सही आंकड़ा सामने लाने की मांग के समर्थन में इनका भी जोर है। गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है, कभी आरक्षण को लेके कभी और है, तो कोर्ट इसी आधार पर उसको रद्द कर देता है कि आपने कभी कोई सर्वे नहीं किया, कितनी जनसंख्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने को नौकरियां मिली हुई, कुछ भी नहीं। तो जो मूल कारण उसको वो दूर हो जाएगा इससे। अगर जातिगत जनगणना होगी तो वो होनी चाहिए, उसमें क्या बात। कहीं ना कहीं लटकाइए मत। वास्तव में अगर मोदी जी ये कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ, अगर मोदी जी सदन के पटल के ऊपर अपने मंत्रियों का परिचय उनकी जाति के आधार पर कराते हैं, भले ही आप वोट मांग लीजिए, ओबीसी से वोट मांगिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर कीजिए। बिहार और यूपी की राजनीति अगर जाति जनगणना पर उबाल लेने लगी है तो केंद्र के लिए इससे दूरी बनाए रखना लंबे समय तक संभव नहीं होगा। नीतीश अभी सर्वसम्मति, सबका हित, प्रधानमंत्री जी से मांग जैसी भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना की अलग उनके भीतर सिर्फ एक वाक्य में छिपी नजर आ जाती है जब वो कहते हैं कि बिहार के पास जाति जनगणना कराने के विकल्प खुले हैं। अगर रिलक्टेंट हो तो क्या आप ये ऑप्शन ओपन रखते हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर से ये? देखिए, हम लोगों का ये ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा, ये जान लीजिए जी। ये बिल्कुल सही, हम तो पहले बता चुके हैं ना भाई, 90 से हम बता चुके हैं। पटना से रोहित कुमार सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। जातीय जनगणना भारतीय राजनीति का संवेदनशील मुद्दा है। आइए इसे समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। मौजूदा ओबीसी आरक्षण 1931 की आखिरी जाति जनगणना के आधार पर है। 1931 की जाति जनगणना में पिछड़ी जातियों की संख्या 52% पाई गई थी। भारत में 1990 से जब 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाने लगा तो इसी 1931 की जनगणना को आधार बनाया गया था। अब जातियों के नए आंकड़ों के से आरक्षण की कुल 50% सीमा हटाने की मांग उठ सकती है। यहां आपको बताते हैं कि सेंट्रल लिस्ट में मौजूद 2633 ओबीसी जातियों में से कुछ ने ही ओबीसी आरक्षण का फायदा बड़े तौर पर उठाया है। रोहिणी कमीशन के अनुसार सेंट्रल लिस्ट की 983 ओबीसी जातियों की नौकरियों और शिक्षा में हिस्सेदारी न के बराबर है। 97% नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में दाखिले का फायदा सिर्फ 25% ओबीसी जातियों को मिल रहा है। नई जातीय जनगणना के से सामाजिक न्याय की लंबी लंबी दलीलें दी जाती हैं, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार इससे समाज में जाति विद्वेष की भावनाएं बढ़ सकती हैं। पिछड़े और अति पिछड़े की राजनीति का नया खेल शुरू हो सकता है और जातियों की नई जनगणना कुछ नई परिस्थितियां भी पैदा कर सकती है। मसलन 1911 की जनगणना में सामने आया था कि ऊंची जातियां सामाजिक अल्पसंख्यक हैं। 2021 में जातीय जनगणना कराने की मांग केंद्र सरकार ने सिरे से नकारी है। सरकार 2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वे में जाति के आंकड़े भी जारी नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर केंद्र सरकार की क्या दिक्कत है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने खुलकर जाति जनगणना की मांग रखी थी। बीजेपी की इस अंदरूनी बेचैनी को इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। 2010 की बीजेपी और 2021 की बीजेपी में क्या फर्क है? यही ना कि तब बीजेपी विपक्ष में थी और आज देश की सरकार चला रही है। कास्ट सिस्टम को आपके कोई सत्ता के कारण कुछ गड़बड़ हुआ ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन वास्तविकता है जात है जो कभी जाति नहीं। और जाति के आधार पर हम जनगणना इसलिए आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पिछड़ापन जाति से जुड़ा हुआ है और जाति पिछड़ेपन से जुड़ी है। अब 63 साल के आजादी के बाद भी आप उनको न्याय नहीं देना चाहते। जनगणना में ओबीसी का जनगणना में नहीं करना, ओबीसी को जस्टिस सोशल जस्टिस नकारना। तब जो पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में इतनी मुखर थी, उसी पार्टी की सरकार न सिर्फ जाति जनगणना कराने से इनकार कर रही है, बल्कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ और जातियों की नए सिरे से गिनती की गई, उसके आंकड़े भी जारी नहीं कर रही। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब पाने के लिए कुछ दूसरे सवालों के जवाब तलाशने होंगे। पहला सवाल, क्या ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी के बढ़ने या घटने का असर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है? दूसरा सवाल, जिस बीजेपी ने ओबीसी जातियों की राजनीति को नई धार देकर सत्ता के कई जिताऊ फॉर्मूले तैयार किए हैं, उसमें छेद लगने की संभावना है। तीसरा सवाल, जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारे के असर को संभाल पाना सरकार को टेढ़ी खीर लग रही है। चौथा सवाल, संसद से सड़क तक और सड़क से कोर्ट तक क्या सरकार के सामने आरक्षण का नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा? देखिए, जब हो जाएगा आपका जातिगत जनगणना, तो इस पर ये राजनीति ही पूरी पलट जाएगी। अब जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से वो लोग अपना अपना चेहरा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट देंगे या फिर जो प्रधानमंत्री का जो भी होगा वो फिर इस तरह से। इस लिहाज से आप देखिएगा कि बहुत ऊहापोह की स्थिति बनी है। और देखिए, इसमें एक बात और ध्यान देने की है, हमारे जो महापुरुष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पटेल जी, इन्होंने भी कहा था कि इसको आउटराइट रिजेक्ट किया था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, कि अगर यदि होगा तो समाज में जो समरसता है वो खत्म हो जाएगा। तो इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्वार्थ के लिए, राजनीति करने के लिए यह जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी हम लोग अगर पटेल जी को और अपने महापुरुष अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो ये उन्होंने जब इसको खारिज किया था, तो इसमें थोड़ा सा आदमी को नजरअंदाज करना चाहिए, हमारी समझ। जातियों के नए आंकड़े जारी न करने का फैसला सरकार के भीतर से मंथन के बाद आया लगता है। 2016 में जब सामाजिक आर्थिक सर्वे का आंकड़ा तैयार हुआ, तब उसमें जातियों के आंकड़ों में गड़बड़ी के आधार पर उसे जारी नहीं करने का फैसला हुआ। लेकिन एक एक्सपर्ट ग्रुप ने इन आंकड़ों को परखा। एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट का क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उधर साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री की हैसियत से राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना में जातियों को गिनने का भरोसा दिया। लेकिन अब जब सरकार जातियों का नया आंकड़ा बताने से पीछे हट गई है, तो इसमें राजनीति की कोई नई समझ का प्रभाव हो सकता है। हालांकि सरकार के सामने सिर्फ नीतीश जैसे सहयोगियों का दाव ही नहीं है, खुद बीजेपी के भीतर से जाति जनगणना के समर्थन का खुल्लम खुल्ला ऐलान है। इसमें ना एनडीए की बंटने की बात है, ना चाचा भतीजा की एक होने की बात है।
बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव काफ़ी पहले यह पारित हुआ था। उस आलोक में ये सारी बातें आ रही हैं और यह जनगणना भारत सरकार को करना है, भारत सरकार को निर्णय लेना है, तो भारत सरकार उचित अवसर पर उचित निर्णय लेगी। जहाँ तक मेरी बात आप पूछेंगे तो हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जिस भारत देश में भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, कितने शेर बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने बाघ बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने हाथी बचे हैं वो गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं? उसके साथ साथ गरीबी की भी गिनती होनी चाहिए और सरकार को उतना ही मेहनत लगेगा, इसमें कोई अतिरिक्त धन नहीं लगेगा। जाति जनगणना की राजनीति बीजेपी के लिए एक दुधारी तलवार की तरह है। अपनों की लामबंदी और विपक्ष के तेवर से जाति जनगणना का तूफान खड़ा हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओबीसी पहचान को 2014 से अपनी राजनीति का तुरूप का इक्का बनाया है। उन्हें देर सबेर जाति जनगणना पर अपनी नीति और नियत दोनों खुलकर बताना ही पड़ेगा। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। जातीय जनगणना पर राजनीति ने नई करवट ले ली है, लेकिन जातीय जनगणना के बिना भी जातियों के हिसाब किताब को जानने की कोशिशें भारत में पहले हुई हैं। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा जाति आयोग बना। इस आयोग ने 2399 जातियों का लेखा जोखा बताया। 1979 में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर बीपी मंडल कमीशन का गठन हुआ। इसी कमीशन की सिफारिशों से ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ था। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई। इसके आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन इस सर्वे में यह जानकारी जरूर सामने आई कि भारत में 4,60,000 जातियां, उपजातियां और गोत्र हैं। और इस हिस्से में चीन के 45 सेकंड के उस प्रोपेगेंडा वीडियो का विश्लेषण करेंगे जिसे रिलीज करके चीन ने खुद ही अपनी बेइज्जती करवा ली। नए वीडियो में चीन के पत्थरबाज सैनिक एक्सपोज हो गए हैं। चीन ने सोचा था कि यह वीडियो जारी करने से उसका झूठ आगे बढ़ेगा, वो अपने सैनिकों को बहादुर साबित कर पाएगा और यह दिखा पाएगा कि उसके सैनिक भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन झूठ चाहे जितना मेकअप कर ले, सच की चमक के सामने फीका पड़ता है। चीन का यह वीडियो वाला दांव कैसे उल्टा पड़ गया है, देखिए। पैंतालीस सेकंड का ये वीडियो देखिए और चीन की कलाकारी का अंदाजा लगाइए। ये चीन के झूठ, फरेब और प्रोपेगेंडा का एकदम ताजा उदाहरण है। चीन ने इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो 2020 में गलवान में हुई अपनी पिटाई और जान माल के नुकसान की सच्चाई को बस किसी तरह बहादुरी में बदलकर पेश कर सके। ये एकदम फिल्मी डायरेक्टर वाला काम है और चीन की सेना में इस तरह फेक न्यूज वाली फिल्म तैयार करने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर नुमा सैनिक हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और 45 सेकंड के इस वीडियो में तस्वीरों ने शायद वो सच भी दिखा दिया है जिसे चीन दिखाना नहीं चाहता था। ये वीडियो शुरू होता है उस तस्वीर से जिसमें भारतीय सैनिक चीन की उस निगरानी पोस्ट को नष्ट कर रहे हैं जिसने एलएसी का उल्लंघन किया है। चीन की हमेशा की आदत है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़कर चुपचाप अवैध कब्जे करता है, इसलिए भारतीय सैनिक करारा जवाब दे रहे थे। इसके सिर्फ 2 सेकंड बाद अगले ही सीन में चीन के सैनिक ऊंचाई से पत्थर बरसाते हुए दिखते हैं। वीडियो में यह भी दिखता है कि चाइनीज सैनिक कैसे गलवान नदी के खून जमा देने वाले ठंडे पानी में कमजोर पड़ रहे हैं और भारतीय सैनिक उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। इसके बाद वीडियो का वो हिस्सा देखिए जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक नदी में बहते दिखाई दे रहे हैं और पीछे एक बुलडोजर है जो इस बात की पुष्टि करता है कि चीन नदी की धार में बदलाव की कोशिश कर रहा था ताकि उसे फायदा हो। हमने एक्सेप्ट किए थे कि हमारे फिगर्स करीब 20 है और ये भी क्लेम किया था चाइनीज साइड में 40+ आदमी जो है वो मारे गए हैं, मगर चाइना ने अल्टीमेटली सिर्फ 4 आदमी मारे जाने का एक्सेप्ट किया था। वेरी फैक्ट कि ये भी जो वीडियो है इसको साल भर के बाद दिखाया जा रहा है
यही उससे कंक्लूड किया जा सकता है कि चाइना जो है अपने सिटीजन्स को बड़ा कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन देती है, एग्जैक्ट ट्रूथ कभी नहीं बोलती है, और वही चीज जो है आज पता चल रहा है। चीन ने इस वीडियो क्लिप को वांग जोरान नामक उस चीनी सैनिक के परिवार के इंटरव्यू से जोड़ा है, जिसके झड़प में मारे जाने की पुष्टि चीन ने की थी। तो खेल ये है कि इस एक्शन वीडियो में थोड़ा सा इमोशन का तड़का भी लगा दिया जाए, लेकिन ये हथकंडे अब पुराने हो चुके हैं। पारखी नजर से इन्हें तुरंत पकड़ा जा सकता है। चाइना ने थे हिंदुस्तानी सैनिकों को बहुत बड़ी तादाद में घेरा, उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग की, उनको कांटेदार डंडों से उनको मारा, और जब हमने जो भी कार्रवाई की तो काफी हद तक और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में हमने चाइनीज सोल्जर्स को फास्ट फ्लोइंग गलवान रिवर में फेंक दिया, जिसके फ्रीजिंग वाटर्स में वो मर गए। ये साफ तौर पे चाइना को बेनकाब करता है इंटरनेशनली, और चाइना के अंदर भी तकरीबन 4.25 लाख लोगों ने ये वीडियो को देखा है। उनको साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि चाइना हिंदुस्तान के साथ फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली नहीं टिक सका। आपको याद होगा कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प के सच को 8 महीने तक दबाए रखने और गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या को 8 महीने तक छिपाए रखने के बाद फरवरी में चीन ने गलवान की हिंसक घटना का अर्ध सत्य कबूल किया था। वो हमेशा गलवान के सच से मुंह छिपाता रहा, अपने सैनिकों के मारे जाने की खबरों पर पर्दा डालता रहा, और जब पोल खुली तो कहने लगा कि भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीन के बहुत कम सैनिक मारे गए थे, जबकि सच इससे उलट था। चीन की फजीहत इस बात पर भी हुई कि गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को देश ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी, उन्हें सैन्य पदकों से नवाजा गया। लेकिन चीन अपने ही सैनिकों की मौत को न सिर्फ छिपाता रहा, बल्कि उनकी शहादत को सम्मान तक नहीं दे पाया। 15 जून 2020 को जिस तरह से कर्नल संतोष बाबू सहित 20 हमारे बहादुर वीरों ने हमारे देश के लिए जान की आहुति दी थी, उसी समय हम लोग ने चाइना पर भी बहुत कड़ी और बहुत आक्रामक जवाब दिया था। जनरल जोशी जो उस समय नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, उन्होंने भी बताया था कि हमारे नजरानी से हम लोग ने ध्यान दिया है कि करीब 45 चीन के सैनिक मारे गए थे। यही चीज पुष्टि की गई रशियन एजेंसी टैस से, लेकिन चाइना को 6 महीने लगे बताने के लिए कि उनके बस 4 जवान घायल हुए हैं या 4 जवानों की मौत हुई है। नोट करने वाली बात यह है कि प्रोपेगेंडा वीडियो भारत और चीन के बीच हुई 12वें दौर की बातचीत के 2 दिन बाद सामने आया है। गलवान और पेंगोंग में सेनाएं पहले ही पीछे जा चुकी हैं। गोगरा पर बात हो गई है, वहां भी गतिरोध खत्म होगा। हॉट स्प्रिंग्स में भी गतिरोध खत्म होने वाला है, लेकिन चीन लगातार डेप्सांग पर बातचीत से कतरा रहा है और वीडियो वाले माइंड गेम खेल रहा है। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी पर दुनिया के एक थिंक टैंक ने बाकायदा रिसर्च किया है। इस थिंक टैंक का नाम है मैक्रोपोलो। इसके अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी का एक पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ इस बात पर काम करता है कि प्रोपेगेंडा, झूठ और अर्ध सत्य को कैसे फैलाया जाए। प्रोपेगेंडा वीडियो से चीन के सत्ताधीशों को चमकाया जा सके, उनकी बहादुरी का झूठा प्रदर्शन होता रहे। सेंट्रल प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट का काम है सारी सूचनाओं पर चीन की सत्ता का फिल्टर लगाना और चीन के पक्ष में तमाम सूचनाएं फैलाना, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों न हो। इस डिपार्टमेंट का नाम है सीपीडी यानी सेंट्रल प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट। ये 1924 में बनाया गया था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 में स्थापित हुई थी, यानी स्थापना के 3 साल बाद ही प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट बना लिया था। इस डिपार्टमेंट पर शी जिनपिंग का सीधा कंट्रोल है और ये चीन के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किताबों के प्रकाशन और इंटरनेट सब पर नियंत्रण रखता है और चीनी सत्ता के पक्ष का एजेंडा दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करता है। शिक्षा, साहित्य, विचारधारा से जुड़े काम सब में इस डिपार्टमेंट का दखल रहता है। जाहिर है गलवान का जो वीडियो चीन से आया है वो इसी डिपार्टमेंट की कारस्तानी होगा। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। एलएसी पर अलग अलग जगहों पर शांति के समझौतों की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही चीन बहुत आक्रामक रवैया अपनाते हुए एयरबेस से जुड़े हुए अंडरग्राउंड अड्डे बनाने में जुटा है। यानी जब भारत कोरोना से निपट रहा था
तब चीन लगातार एयरबेस और अंडरग्राउंड अड्डे बनाने में जुटा था। अब चीन का प्लान एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। इन गतिविधियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप देखिए कि पूरे मध्य एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए चीन के अंडरग्राउंड इरादे क्या हैं। ये आज तक और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसका विश्लेषण भारत के एंगल से करना जरूरी है। ये चीन का नया एयरबेस है। इसे सामान्य एयरपोर्ट समझने की भूल मत कीजिएगा। इस एयरबेस के नीचे चीन के नए षड्यंत्र अंदर ही अंदर पक रहे हैं। चीन ने पिछले साल यानी अप्रैल 2020 में इसे बनाना शुरू किया था। समय पर गौर कीजिए, ये निर्माण लद्दाख में भारत और चीन के टकराव से ठीक पहले शुरू हुआ था। इस एयरबेस की लोकेशन भारत और चीन दोनों के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तशकुरगान में बना ये एयरबेस अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के बेहद करीब है। आज तक को जो सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं, उन्हें देखने पर इस एयरबेस का असली मकसद साफ हो जाता है। ये एयरबेस नहीं बल्कि चीन का अंडरग्राउंड अड्डा है, जो चीन को चुपचाप अपने मिशन पूरा करने की आजादी देता है। चीन यहाँ तेजी से निर्माण कर रहा है और रनवे पर काले निशान दिखाई दे रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि वो हिस्सा तैयार होने के करीब है। एक सैटेलाइट तस्वीर में पत्थरों को तोड़ने वाली मशीनें, कंस्ट्रक्शन ट्रक और भारी साजो सामान ले जाने वाले वाहन दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक सच है कि अभी जो चीन एक तास्कोर्गना के अंदर नई एयरफील्ड बना रहा है, और वो जो एयरफील्ड है, एक तो उसका रनवे भी काफी बड़ा होगा और उसके साथ अंडरग्राउंड फैसिलिटी भी होंगी, जिस प्रकार से वो इन अपने जो एयरक्राफ्ट को अंडरग्राउंड रख सकता है। अगर कोई हमला होता है उन एयरक्राफ्ट पे तो उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, और बाकी फैसिलिटी भी अंडरग्राउंड होगी। चीन का टारगेट है कि वो 2022 तक यहाँ का काम पूरा कर लेगा। ये एयरपोर्ट 1,60,000 यात्रियों और 400 टन कार्गो की आवाजाही को हैंडल कर लेगा। लेकिन जिस इलाके में पर्यटकों की आवाजाही बहुत ही कम हो, वहाँ ऐसे एयरपोर्ट के निर्माण का क्या मतलब है? एक्सपर्ट मानते हैं कि तरकुशगान एयरबेस चीनी सेना और शी जिनपिंग के आदेशों पर ही बना है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की गहरी दिलचस्पी है और कुछ चिंताएं भी हैं। आप ये मानकर चलिए कि एयरबेस आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सैन्य आवाजाही के लिए है। ये एक प्रकार से जो उन्होंने किया है चीन ने, कि यहाँ से ये अफगानिस्तान भी जा सकता है, तजाकिस्तान भी जा सकता है और कहीं ना कहीं उज्बेकिस्तान भी जा सकता है। तो ये एक जो एयरफील्ड है, ये नई एयरफील्ड है, तो इसका मकसद बेसिकली यही है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में जाना, तजाकिस्तान में जाना, उज्बेकिस्तान में जाना और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में, तो ये डोमिनेट कर सके उसको। कोरोना काल चीन को बहुत रास आया है। ये साफ दिख रहा है, चीन सुपर फास्ट स्पीड से एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। चीन के 3 नए एयरपोर्ट तरकुशगान, तिंगरी और डैमशुंग में बन रहे हैं, और वो कशगर, होतान और ल्हासा सहित अपने तमाम एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। उसने फाइटर जेट्स को 3 फीट मोटी दीवारों से सुरक्षित किया है, जो मिसाइल और बम की सीधी स्ट्राइक से उसे बचा सके। मार्च 2021 में ही चीन की सरकार ने तिब्बत में 20 एयरफील्ड तैयार करने के प्लान को मंजूरी दी थी। सारे संकेत यही कहते हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस तैयारी की एक वजह है भारतीय वायुसेना की जबरदस्त ताकत और स्ट्राइक रेट। लद्दाख में भारतीय वायुसेना को जो बढ़त हासिल है, उसका मुकाबला किया जा सके। चीन की नजर भारत के साथ साथ अफगानिस्तान पर भी है, क्योंकि तालिबान की वजह से उसके शीजियांग प्रांत में अशांति हो सकती है, जहां वो उइगर मुसलमानों के लिए कंसंट्रेशन कैंप चला रहा है। हाल ही में चीन ने तालिबान के आतंकियों का स्वागत किया था और तालिबान की तारीफों के पुल बांधे थे। तरकुशगान का नया एयरबेस अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर नजर रखने के काम भी आएगा। वखान कॉरिडोर एक सकरा क्षेत्र है,
जो ताजिकिस्तान को पाकिस्तान और पीओके से अलग करता है। जाहिर है ये जगह कई कूटनीतिक झगड़ों से जुड़ी हुई है और इसमें चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों की ही गहरी दिलचस्पी है। भारत को बहुत सावधानी बरतनी होगी। दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ चीन का प्रोपेगेंडा युद्ध है, दूसरी तरफ वो एयरबेस और अंडरग्राउंड अड्डे बना रहा है और यह भी समझिए कि डेप्सांग का मोर्चा भी है जहां वो भारत के सामने एकदम अड़ा हुआ है। चीन की योजना के डेप्सांग वाले हिस्से को भारत के एंगल से समझना होगा, क्योंकि भारत के लिए डेप्सांग जरूरी है। इसकी 5 वजह है। नंबर 1 ये कि श्योक नदी के उत्तर में 16,000 फीट की रणनीतिक ऊंचाई पर मौजूद है। दूसरा, ये एक तरह से दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी की चाबी है, एक्सेस कार्ड है। तीसरा यह कि ये काराकोरम दर्रे का दरवाजा है और चीन और पाकिस्तान का आर्थिक कॉरिडोर काराकोरम से भी गुजरता है। नंबर 4 ये कि ये सियाचिन ग्लेशियर के बहुत करीब है। और नंबर 5 कि ये चीन के अवैध कब्जे वाले अक्सई चिन के उत्तर पश्चिम में है। डेप्सांग एलएसी के उन क्षेत्रों में है जहां टैंक के जरिए युद्धाभ्यास संभव है। डेप्सांग मैदान के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़ी संख्या में चीनी सेना मौजूद है। चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की टुकड़ियों को गश्त के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचने से रोक दिया है। भारत का जोर इस बात पर है कि डेप्सांग को टकराव का पॉइंट माना जाए, लेकिन चीन इसे लेकर अड़ा हुआ है। 12वें दौर की सैन्य बातचीत में भी चीन ने डेप्सांग पर कोई बात नहीं की थी। गलवान के बाद जो ईस्टर्न लद्दाख है उसका मामला भले ही नया है, डेप्सांग में ये जो स्टैंड ऑफ है ये 2013 से चल रहा है।